वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप एक बार ये वाला वीडियो देख लीजिए। जब आपने तैयारी शुरू करी आप कितने साल के थे? सर उस समय हम 18 साल के थे और अभी हम 30 साल के हो गए। 30 साल के। पिछले 12 सालों में आपने अपनी जिंदगी में क्या किया है? जिंदगी में सर पढ़ते गया, डिग्री लेते गया। मैंने 3 सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट किया, बीएड किया, सीटेट क्वालिफाइड है, नेट क्वालिफाइड है सर। और सीजीएल मेरा एक ड्रीम जॉब था कि हम एक अच्छा नौकरी पाएंगे, रांची की राजधानी में रहेंगे, क्योंकि हम एक गांव से बिलोंग करते थे सर। देखते थे कि लोग इतने अच्छे प्रोफाइल में जॉब करते हैं, तो मेरी भी एक सपना थी, मेरे माता पिता की भी सपना थी। ये सिक्के का वो वाला हिस्सा है जो हर एक मिडिल क्लास का लड़का खुद से रिलेट कर पाएगा। अब ये वाला वीडियो देख लीजिए। What was life like before you went to school? 5 बजे उठता था, मैं फट्टा लेके आता था। मैं तो 3 घंटे में करता था, बाकी दिन भैया बैठे थे। Why did you have to work? क्योंकि मम्मी के पास पैसे नहीं थे। What would you say is probably the scariest thing living here in the slum? आग से Fire? And how many times have you seen fire here? 3 बार। 3 times? Wow, that's not... ये बहुत दूसरा साइड है जिसके बारे में कोई बात ही नहीं करता। इंटरनेट पे आपको ऐसे हजारों वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें ये बताया जा रहा होगा कि एजुकेशन इज ए ट्रैप। जो भी सारे इस करंट एजुकेशन सिस्टम के ट्रैप में नहीं फंसे वो आज सक्सेसफुल माने जाते हैं, चाहे वो बिल गेट्स हो, मार्क जुकरबर्ग हो, या फिर लैरी पेज हो, या फिर डॉली चाय वाला। इन सब में भले ही कॉलेज ड्रॉप आउट करना एक कॉमन चीज हो, लेकिन एक चीज का अंतर है, बिल गेट्स जैसे लोग बड़ा आदमी बनने के पीछे उनका खुद का हाथ है, लेकिन डॉली चाय वाला जैसे लोगों का बड़ा आदमी बनने के पीछे हम सबका हाथ है। ये हम सब ही है जो इसे इतना इंपॉर्टेंस दिए। भले ही वो चाय बेचता हो, लेकिन है तो एक धंधा करने वाला ना। जब सामने से इतना अटेंशन मिल रहा है तो वो उस चीज़ को अच्छे से यूज़ कर रहा है। सब लोग बस यही बोलते हैं कि वो करंट एजुकेशन सिस्टम के ट्रैप में नहीं फंसे, लेकिन कोई ये नहीं बोलता वो क्यों नहीं फंसे। दोस्तों, अगर इलन मस्क की बात किया जाए तो वो 10 साल में ही कोडिंग सीख गए थे और 12 साल की उम्र में कुछ 1983 में वो अपना पहला कंप्यूटर गेम बनाते हैं और उसे बेचकर अपना पहला कमाई करते हैं। जब वो खुद का पोटेंशियल समझ पाए, या फिर ये बोला जाए कि जब क्लास के बच्चों से बेहतर पाए खुद को, तो वो एजुकेशन ड्रॉप करना सही समझे। वो कहते हैं ना, व्हेन यू आर द स्मार्टेस्ट इन द क्लास यू आर इन रॉन्ग क्लास। सोच कर देखिए, अगर एजुकेशन सच में एक ट्रैप होता तो बिल गेट्स जैसे लोग जो खुद इस ट्रैप में नहीं फंसे, क्या वो अपने बच्चों को फंसाते? अगर अभी तक आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो आपको ये श्योरिटी तो मिल गया होगा कि एजुकेशन एक ट्रैप नहीं बल्कि की टू सक्सेस है, लेकिन कुछ खामियां जरूर है। तो आइए विस्तार से समझते हैं क्यों आज ये देश का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। एक स्टूडेंट जब अपने एजुकेशन की जर्नी स्टार्ट करता है तो उसे खाली दिमाग के साथ स्कूल में भेज दिया जाता है और वहां उसे जैसा सेट दिया जाता है वो उसका फ्यूचर वैसा ही सेट लेता है। एंड स्टूडेंट की इस कैरियर को बनाने में सबसे बड़ा हाथ रहता है टीचर्स का। इसलिए कुछ मूवीज में भी ये कवर किया गया है और बताया गया है कि No such thing, bad student, only bad teacher. अगर इस इकोसिस्टम की बात किया जाए तो सबसे पहला कंपोनेंट आता है स्कूल्स। मोस्टली इंडियन पेरेंट्स प्राइवेट स्कूल्स में भेजना प्रेफर करते हैं, ना कि गवर्नमेंट स्कूल्स में। कभी सोच कर देखिए दोस्तों, ये प्राइवेट स्कूल्स आखिर एग्जिस्ट ही क्यों करते हैं। खैर, इसके बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे, लेकिन अभी वीडियो में वापस आते हैं। प्राइवेट स्कूल्स में भेजने का सबसे बड़ा इंप्रेशन होता है कि प्राइवेट स्कूल्स का रिजल्ट्स, जो कि गवर्नमेंट स्कूल्स से काफी बेहतर होता है। इस आर्टिकल को देखिए, प्राइवेट स्कूल्स की ना सिर्फ पासिंग रेट ज्यादा है बल्कि एवरेज मार्क में डिफरेंस बहुत ज्यादा है। ज्यादातर इंडियन पेरेंट्स को लगता है कि प्राइवेट स्कूल्स में उनके बच्चों को सुपीरियर एजुकेशन दिया जाएगा और प्राइवेट स्कूल्स स्ट्रिक्ट होता है, जो कि सच है। अगर रिजल्ट में कोई भी खराबी आता है, किसी वजह से रिजल्ट खराब आ जाता है, तो वो टीचर्स को ब्लेम कर सकते हैं, स्कूल को ब्लेम कर सकते हैं। लेकिन देश का एजुकेशन का ये हालत करने में प्राइवेट स्कूल्स का भी उतना ही हाथ है जितना गवर्नमेंट स्कूल्स का। शिक्षा को व्यापार की तरह ट्रीट करने वाली ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स उसी ब्लेम से बचने के लिए उनको एक ऐसा नैरो वर्ल्ड का पार्ट बना देते हैं जहाँ मार्क्स उनके लिए सब कुछ होता है। एंड कैरियर ऑप्शन में उनके पास बचता है सिर्फ 2 ही ऑप्शन, इधर आप इंजीनियरिंग कर लो या फिर मेडिकल कर लो। आपको कभी आउटर वर्ल्ड से इंट्रोड्यूस ही नहीं कराया जाता। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमेशा 2 ही ऑप्शन क्यों, हमेशा इंजीनियरिंग और मेडिकल ही क्यों? मैं बताता हूँ, वो इसलिए था कि उस चीज के लिए वो अलग से पैसे चार्ज कर पाए। कुछ जगहों पे ऐसा भी है कि कुछ हाई स्कूल कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के साथ इंजीनियरिंग कॉलेजेस का भी टाई अप होता है, एंड वो हाई स्कूल कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको उसी इंजीनियरिंग कॉलेज में जाने के लिए सजेस्ट करते हैं। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि अगर उसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का रेफरल लेके आप जाते हो तो आपको भारी डिस्काउंट मिलता है। अगर थोड़ा सोच कर देखेंगे तो देश का एक्चुअल एजुकेशन इन स्कूल्स में नहीं बल्कि कोचिंग और ट्यूशन क्लासेस में होते हैं। हर 10 में से 8 बच्चा ट्यूशन क्लासेस ज्वाइन करता है, और ये शायद आप भी रिलेट कर पा रहे होंगे। एंड सब इन्हीं सब रीजन की वजह से
से कोचिंग इंडस्ट्री आज इतना बड़ा इंडस्ट्री बन चुका है। द प्रिंट के इस आर्टिकल को देखिए, 58,000 करोड़ का इंडस्ट्री बन चुका है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये वही स्कूल और कॉलेजेस के टीचर्स होते हैं जो ट्यूशन में पढ़ाते हैं। ठीक है, जिस इंजीनियरिंग कॉलेजेस की इतना तारीफ सुन के आप इंजीनियरिंग में ज्वाइन किए थे, अब उसी की बात कर लेते हैं। इन कॉलेजेस में ज्यादातर बच्चे यूट्यूब से पढ़ते हैं, ना कि कॉलेज के प्रोफेसर। हजार करोड़ की फंडिंग के बावजूद लैब्स में आधे से ज्यादा मशीनें काम नहीं करते हैं। जिस दिन हायर अथॉरिटी इंस्पेक्शन के लिए आते हैं, उस दिन बच्चों को डरा के क्लास में बुलाया जाता है और मशीनों को दिखाने लायक ठीक किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, मैं कुछ प्रीमियर इंस्टीट्यूट की बात कर रहा हूँ जिसे नेशनल इंपोर्टेंस दिया जाता है। इसी हिसाब से आप अंदाजा लगा लीजिए बाकी सारे कॉलेजेस का क्या हाल होता है। अगर आपके कॉलेजेस में ऐसा ही कुछ हो रहा है तो कमेंट में बताना ना भूलें। अब आता है सबसे बड़े मुद्दे पर। हर साल इंडिया स्विट्जरलैंड के पॉपुलेशन से ज्यादा इंजीनियर्स तो प्रोड्यूस कर लेता है, लेकिन स्किल के मामले में पीछे रह जाता है। ये कुछ आर्टिकल से इसे ध्यान से देखिए। ऐसा नहीं कि जॉब्स नहीं है, TCS में 80,000 का वैकेंसी है, LNT में 45,000 का वैकेंसी है, लेकिन कोई हायर नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि स्किल गैप। अब अदानी जी को ही देख लीजिए, वो तो चाइनीज एम्प्लॉयर का वीजा मांग कर रहे हैं। आखिर ये बड़े बड़े कंपनीज हायर क्यों नहीं करती है? क्या वजह है स्किल गैप का? आखिर क्या प्रॉब्लम हो जाता है? देखिए, टीचर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और सोसाइटी की बात तो हर कोई कर लेता है, लेकिन मैं आपको वो चीज बताने वाला हूँ जो मैं कभी भी एक्सपीरियंस किया था। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ बोर्ड्स का और उसके साथ आने वाला लैंग्वेज का इफेक्ट। पहले पूरी बात सुन लीजिए, वरना आप में से कुछ लोग होंगे जो ट्रोल करना स्टार्ट कर देंगे कि ये क्या स्टेट बोर्ड के खिलाफ बोल रहा है। मैं खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको बस सच्चाई बता रहा हूँ जो कभी मैं खुद एक्सपीरियंस किया हूँ। ज्यादातर जो स्टेट बोर्ड्स होते हैं वो वेल डिजाइन नहीं होते और वो अपने लोकल लैंग्वेजेस में पढ़ाते हैं, लेकिन जब हाई स्कूल से हायर सेकेंडरी में जाते हैं तो मोस्टली सारी चीजें इंग्लिश में पढ़ाए जाते हैं। कभी सोचा है आपने, जो बच्चा हाई स्कूल में इंग्लिश में एवरेज या बिलो एवरेज मार्क्स रखता है, वो इस 11th-12th में जाके सारी चीजें इंग्लिश में कैसे कर पाएगा? ये अपग्रेडेशन देख रहे हो आप लोग? कभी सोचा है आपने कि इंग्लिश में ये बिलो एवरेज मार्क्स लाते क्यों? क्योंकि ये बस एक सब्जेक्ट की तरह देखा जाता है और जब एग्जाम आता है उसी टाइम इसका शकल देखा जाता है। हालांकि कुछ जगह पे 11th-12th की लोकल लैंग्वेजेस में पढ़ाया जाता है, लेकिन वहां से तो निकल जाते हैं। लेकिन जब बारी ग्रेजुएशन की आती है, मोस्टली चीजें एडवांस्ड कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होते हैं एंड वो सब कुछ प्रोफेसर्स बाहर से पढ़ाई करते हैं। जब वो खुद बाहर से पढ़ के आए हैं तो उस चीज को लोकल लैंग्वेज में पढ़ाना थोड़ा मुश्किल हो। बस इतना ही नहीं, चाहे आप जॉब के लिए किसी कंपनी के इंटरव्यू में बैठे या फिर प्रोग्रामिंग सीखे, इन सारी चीजों के लिए इंग्लिश आपके लिए बहुत जरूरी होता है। जब बच्चे लैंग्वेज बैरियर की वजह से कॉन्सेप्ट्स को ही समझ नहीं पाएंगे तो स्किल गैप तो बढ़ेगा ही ना, तो कोई कंपनी क्यों हायर करेगा? इस चीज को भी एक बार सोच कर देखिए। प्रोग्रामिंग जो मॉडर्न वर्ल्ड का गेम चेंजर है, उस चीज को तो आप कभी कर ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि सारी चीजें इंग्लिश में होती है। लेकिन इस आर्टिकल को एक बार देखिए, इनवीडिया के CEO ये दावा करते हैं कि इंग्लिश को ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बना देंगे। इस चीज को सुन के कुछ नॉन IT सेक्टर वाले खुश हो रहे होंगे, क्योंकि कोडिंग जैसे एक डिफिकल्ट चीज को इंग्लिश के साथ कंपेयर कर देना, इंग्लिश में बदल देना कि इंग्लिश को वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह यूज कर पाएंगे, तो ये उनके लिए कितना आसान होता है। लेकिन आप लोग लैंग्वेज बैरियर की वजह से इस चीज को भी एक्सेस नहीं कर पाते हैं। आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे अगर स्टेट बोर्ड को हटा दिया जाए तो लोकल लैंग्वेजेस तो खतरे में आ जाएंगे। इंडिया जो कि डाइवर्सिटी की वजह से देश विदेश में प्रसिद्ध है, वो तो अपना आइडेंटिटी खो बैठेगा। अगर मेरा ओपिनियन माने तो इस चीज का भी सोल्यूशन किया जा सकता है अगर अच्छे से डिजाइन किया जाए तो। जो सारे सब्जेक्ट्स हम अपने देश के बारे में पढ़ते हैं, जैसे हिस्ट्री और जियोग्राफी जैसे सब्जेक्ट्स, उस चीज का अगर हम लोकल लैंग्वेजेस में पढ़े तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो सारी चीजें हम बाहर के देशों से भी आउटसोर्स करते हैं, जैसे साइंस में हम जो सारी चीजें पढ़ते हैं वो सारे इंडिया की खुद के बनाए हुए नहीं है। बहुत सारे देशों का कंट्रीब्यूशन है, पूरे दुनिया कंट्रीब्यूट करते हैं उस चीज में और उस चीज को हर कोई पढ़ता है। तो वो सारे जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसे हम इंग्लिश में पढ़ा सकते हैं। मैं आपके साथ एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। आप में से कितने लोग मौलिक संख्या और यौगिक संख्या को 10th के बाद यूज किए हो? मैं अगर अपनी बात करूँ 10th में तो मुझे ये पता था, लेकिन जब 11th में बिना बताए प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर को इंट्रोड्यूस किया गया, उस दिन मुझे फर्स्ट टाइम फील हुआ कि लैंग्वेज का बैरियर पूरे फाउंडेशन को बिगाड़ सकता है। इसी तरह अगर आप बायोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हो फिर तो 10th के बाद पूरा दुनिया ही अलग हो जाता है। फिर चाहे ये चीजें पहले से पढ़े हो या ना, बात तो एक ही होता है। एंड कुछ यहीं से शुरुआत होता है अपना रोट लर्निंग का जर्नी। टीचर्स ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इतने फाउंडेशन लेवल की चीजें तो इनको पता ही होगा, एंड यही प्रोसेस पूरे साल भर चलता रहता है और धीरे धीरे कॉन्सेप्ट्स पाइल अप होने लगते हैं। अभी भी आप में से कुछ लोगों के मन में ये चल रहा होगा कि अगर बच्चे बस इंग्लिश को ही संभाल नहीं पाए तो मैथ और साइंस जैसी चीजों को इंग्लिश में कैसे संभालेंगे? ऐसा करना तो उनके लिए एक एक्स्ट्रा बर्डन बन जाएगा। एग्जैक्टली, मैं भी आपसे वही सवाल पूछना चाहता हूँ। जब 10वीं तक सारी चीजें रीजनल लैंग्वेज में था तो 11th-12th में सारी चीजें इंग्लिश में कोई बच्चा कैसे हैंडल कर पाएगा? इस चीज को तभी टैकल किया जा सकता है जब फाउंडेशन के टाइम से ही चीजों को इंग्लिश में इंट्रोड्यूस किया जाए। अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो तो ये चीज आप जरूर रिलेट कर पाओगे। यार एकेडमिक प्रेशर ज्यादा हो रहा है, सो बेसिकली तेरे पास दो चॉइस है। यार इंटरव्यू क्रैक करने के लिए कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। यार ये कुछ कॉमन वर्ड्स है जो हर कॉलेज स्टूडेंट अपने डे टू डे लाइफ में यूज करता है। लेकिन एक बार सोच कर देखिए, अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो और आप अपना 10वीं किसी रीजनल लैंग्वेज में किए हो, चाहे वो हिंदी मीडियम हो या फिर ओडिया मीडियम हो,
तो आप ये चीज जरूर रिलेट कर पाओगे। क्या ये सब वर्ड्स 10th के पहले कभी आप यूज किए हो? मैं इंग्लिश सब्जेक्ट में यूज करने की बात नहीं कर रहा हूँ, जब कम्युनिकेशन करते हो उस टाइम कभी ये कॉमन वर्ड्स को यूज किए हो? बस यही फर्क होता है जब आपका एनवायरमेंट वैसा हो। तो सोच कर देखिए, जब आपको फाउंडेशन लेवल पे ये चीज प्रोवाइड किया जाएगा तो डेफिनेटली आपके अंदर एक इंप्रूवमेंट आएगा। और भी कुछ चीजों में इंप्रूवमेंट लाया जा सकता है, जैसे कि टीचर का फिल्टरिंग प्रोसेस या फिर टीचर को ट्रैकिंग करने का प्रोसेस, जैसे कि नए नए फील्ड्स के बारे में, नए नए टेक्नोलॉजीज के बारे में पता होना चाहिए और इस चीज को एक टीचर ट्रैकिंग प्रोसेस से ट्रैक किया जा सकता है। चाहे आप कुछ भी कर ले, कितना भी डेवलपमेंट कर ले, कितना भी इंप्रूवमेंट कर ले, लेकिन एक चीज सुधारना पड़ेगा जिसमें गवर्नमेंट को बहुत भारी काम करना पड़ेगा इसमें, वो है इमेज चेंज करना। आप चाहे कितना भी अच्छे टीचर्स ले आइए, कितना भी अच्छा बना दीजिए गवर्नमेंट स्कूल्स को, जब तक इमेज चेंज नहीं होगा तब तक पेरेंट्स का भरोसे जितना मुश्किल होगा। गवर्नमेंट स्कूल्स में बस टीचर को लाने से कुछ नहीं होगा, टीचर भी प्राइवेट स्कूल जैसा ही बनाना पड़ेगा, ताकि क्योंकि वही एक चीज है जो कि फर्स्ट इंप्रेशन ग्रैब कर। अगर आप बोलेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसे कहाँ से लाएंगे, गवर्नमेंट अगर ये 6000 करोड़ आर्ट्स में लगाने के वजह स्कूल्स की डेवलपमेंट में लगाए तो ये हो सकता है। कुछ लोगों के मन में अभी भी डाउट्स होते होंगे कि गवर्नमेंट स्कूल्स को चाहे कितने भी सुधार लो, बच्चों को वहां सुधारना बहुत मुश्किल होगा। मानता हूँ मुश्किल होगा, लेकिन अगर आप अपना ड्यूटी अच्छे से करेंगे, पूरा क्लास ना सही, अगर 10 बच्चे भी अच्छा कर गए ना तो वो सक्सेस माना जाएगा। क्या पता वो 10 बच्चे अगले साल और 20 बच्चों का इंस्पिरेशन बन जाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको भी ऐसी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में आपका भी राय बताएं और ये भी जरूर बताएं कि कैसे मैं और इंप्रूवमेंट ला सकता हूँ मेरे वीडियोस में। ऐसे ही ग्राउंड लेवल थॉट्स के लिए सब्सक्राइब करें ए बिलियन थॉट्स चैनल को।